शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। तो ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं, इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबो गरीब अमल का साथ दे रही है। अगर ऐसा ही होता ना, अगर सिर्फ अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही दे रहा होता ना, तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहीं नहीं होते, आज बिल गेट्स कहीं नहीं होता। नमस्कार दोस्तों। अब रिलीजन का जो पार्ट होता है वो एक लिमिटेड पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपनी सरकार चलाते हो या फिर कहे कि आप अपने घर में हो या फिर कोई भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो एक रिलीजन का पार्ट एक लिमिटेड होता है। हर जगह पर आप रिलीजन ला नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान हर जगह पर रिलीजन लाता है। बहुत ही फेमस चीज़ थी कि जब इंदिरा गांधी के समय हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था, उसके अलावा क्रिश्चियन जो मतलब यूएस और उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था और हम भी स्माइलिंग बुद्धा कर चुके थे। तो पाकिस्तान दौड़ के गया सऊदी अरेबिया के पास और उसने कहा कि देखिए, क्रिश्चियनों के पास बॉम्ब है, हिंदुओं के पास बॉम्ब बनने वाला है, हमारे पास मतलब कि हम इस्लाम के पास क्या है। और फिर उन्होंने फंडिंग दे दी सऊदी ने, क्योंकि इसी चीज़ से तो प्रोवोक होते हैं। और जब 1990 के बाद जब हमने जो मतलब कि यहाँ पर परीक्षण किए, उसके बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने किए, तब उन्होंने नाम भी दिया इस्लामिक बॉम्ब। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहती है। अब यहाँ पर आप वीडियो में देखिए, एक धड़ा जो है वो दूसरे धड़े को जलाने की बात कर रहा है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है और हम अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अच्छाइयाँ होगी, रिफॉर्म्स आएंगे। कुछ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। जब दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है, उसमें हम ऐसे करते हैं, लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद वहाँ पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं, वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तस्वर किया जाएगा। आग में कूद जाएं और जो बच गया वो ठीक होगा, जो ना बचा वो जहन्नमी होगा। क्या इस तरह के रवैये हमारे मुआशरे में हमें सूट करते हैं या हमारे मुआशरे से के मुताबिक ये इस तरह ये उलमा क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। और अब तो हद ये हो गई है कि ये, मैं दोनों को कह रही हूँ, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, एक ही तरह की जहालत दोनों में है। कि दुश्मन हमारी सफों में फूट डालना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान रहें। ये मौका है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, ये मौका है अपने डिफरेंसेस को, इख्तिलाफात को साइड पर रख कर कश्मीरियों की मदद करने का, फलस्तीनियों की मदद करने का। और इसी मौका पर कुछ शरपसंदों की जानिब से इतना अजीब, इतना फजूल काम किया गया है, माजरत के साथ, कि समझ से बाहर है कि आप इस मौके पे जब आपने कौम को, उम्मत को खास तौर पे आपने मुत्तहिद करना है, आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं। इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबो गरीब अमल का साथ दे रही है। शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। एक तारीख तय की गई है, उस तारीख पर एक आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाएगा। एक तरफ से सुन्नी आलिम दीन, एक तरफ से शिया आलिम दीन, दोनों उस आग में कूदेंगे। जो बच जाएगा वो हक पर होगा। यानी ये तय पाया है कि जो उस आग से बच गया वो हक पर होगा। एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब 21 मई 2021 बरोज जुम्मा से पहर 3 बजे शाही पोलो ग्राउंड में गिलगित की जिले इंतजामिया लकड़ियों का इंतजाम करेगी। सूबाई हुकूमत, फोर्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जजेस की मौजूदगी में शिया मसलक से आगा राहत हुसैन अल हुसैनी और अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे।
आगे सुने, जो बच जाएगा वो हक होगा, जो जल जाएगा वो बातिल और फिन्नार तस्वुर किया जाएगा। अब मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? मेरा मशवरा ये है तमाम इन दोनों मसालिक के उलमा हजरात को कि हुजूर अगर आपने अपनी हकानियत इस तरह साबित करनी है तो मैं ये मशवरा देता हूं, आप एक काम करें, आप खुद भी और अपने फॉलोअर्स को भी आप फलस्तीन लेके जाएं, वहां पे आप जाके यहूद के खिलाफ, आप इनके खिलाफ, ज़ानिस्ट के खिलाफ आप जंग लड़ें, आप ऐलान जहाद करें, अपनी जानों को किसी काम में लेकर आए। जो पहले शहादत पा गया उसकी हकानियत साबित हो जाएगी, जो शहीद ना हो सका वो हकानियत साबित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने जान देनी ही है खुदा के लिए, किसी मकसद के लिए जान दें, आप जाके जहाद करें। चले फलस्तीन दूर है, कश्मीर आपके साथ है, वहां चले जाएं, वहां जाके जहाद कर लें, अफगानिस्तान जाके जहाद कर लें। अगर आपको इतने शहीद होने का शौक है, खुदा के लिए उम्मत को इस मौके पर डिवाइड ना करें, खुदा के लिए। ये आपको अंदाजा नहीं है कि गैर और वो लोग जो मुसलमानों का भला नहीं चाहते वो आपके पर काटना चाहते हैं, वो आपको, वो शिया सुन्नी को एक समझते हैं, वो आप एक दूसरे को काफिर समझते हैं। जन साहब मुझे इंडिया का बताएं, इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये सब ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली। ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। आपका दुश्मन आज बगलें बजा रहा है, गलतियां हमारी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां जो हैं वो हम किसी और के खाते में डाल दें, गलतियां हमारी अपनी हैं, लेकिन दुश्मन बगलें बजा रहा है। कल सारा दिन आपका पूरा मीडिया गायब रहा, किसके कहने पे गायब रहा? ब्लैकआउट क्यों हो गए? हम तो कहते हैं मीडिया को पहले आजाद किया जाए, मीडिया आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं आ सकेगा ना इस मुल्क में। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो ये मौका हम देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाईजान मैंने आपके भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, अच्छे भी और अजीब भी, मगर बात सारी ये है कि ये मुल्क सबसे अव्वल और आखिर जो चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है, उसके बाद मुल्क भी आता है, इदारे भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं। और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे, जहां हमने तशद्दुद के वाक़या देखे, हमने एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा, एक मुतालबा देखा कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए, उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी इसकी वो डायमेंशन है जहां हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज़ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी तीसरी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कि फ्रांस के साथ मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका तमाम कारोबार जारी है। तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक, 50 से ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां इतना शदीद रद्द-ए-अमल भी हो रहा है और जहां हुकूमत इस इशू को दुनिया के सामने भी रखने की कोशिश कर रही है। बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी कोई हुकूमत इतना प्रोएक्टिव तरीके से इस पर रिएक्ट जो है वो नहीं कर रही है। पाकिस्तान से, मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। और फिर वो जो बाहर दुनिया में बंदा बैठा है वो कहता है यार भला चंगा तो उधर नहीं है, इनके पास तो बड़े मसाइल हैं अपने, ये तो फ्रांस में कार्टून ना भी हो तो एक दूसरे की गर्दन पे होते हैं, ये तो दीन के नाम पे वैसे ही हर चौथे 5वें हफ्ते कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को मारने का।
सो कहने का मकसद ये है वी हैव टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी कि अगर हमने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो फिर कॉल और फेल में जो तजाद है वो भी दिखाना होगा ना। हमारी अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो शायद इसलिए नहीं सुन रहा कि वो बेवकूफ है। उनका तर्ज सियासत को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं और ओवरऑल तर्ज सियासत हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस ब्रीड कर रहा है। ये मोदी जी वगैरह ने ये पुराने खिलाड़ी हैं। अब ये अचानक जो इंडिया ने अपने गंदम की एक्सपोर्ट बंद करती है कि जी हम बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स मुतासिर हुई हैं और गंदम की प्राइस बढ़ रही। अब देखें मुल्क किस तरह से उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग इनके लिए गंदम महंगी हो रही है तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे ठीक है हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को सारी दुनिया को मना कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है, तो अचानक एक फूड क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के दिए 2.5 अरब, ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पर बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते क्योंकि आपके वोटर नहीं है। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो, उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है भारत के प्लानिंग की, प्रधानमंत्री मोदी की, कि प्रधानमंत्री मोदी किस टाइप का प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर मेजर गौरव आर्य भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पुराने खिलाड़ी है। अब यहाँ पर दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों जो हमने इनफ व्हीट, इनफ गेहूँ होने के बावजूद भी हमने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि अगर हम फिलहाल एक्सपोर्ट करें तो उससे ऐसा हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा लें, लेकिन आने वाले दिनों में शॉर्टेज हो सकती है तो हमको फिर से कहीं ना कहीं से परचेज करने पड़ेंगे, तो हमने वो स्टॉप कर दिया। अब देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जब वो सीएम थे गुजरात के, तब से उन्होंने कई सारे स्टेप्स उन्होंने सोच कर रखे थे कि अगर ये होता है प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं ये करूँगा। जैसे होता है ना कि आप विजुलाइज करते हो, फैंटासाइज करते हो कि अगर मेरे पास इतना पैसा आएगा, या फिर कहे कि मैं इस पोस्ट पर आऊँगा, या फिर कहे कि मेरा ये बिजनेस चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साफ सीधी बात है, ये मोदी जी वगैरह ने ये पुराने खिलाड़ी हैं। चीमा साहब ये पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहाँ से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके यहाँ भेजते हैं और खरीद लेते हैं। यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद लेते हैं। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी बाबा, हमें दीवार में सर मारना चाहिए। इतना भंडा मजाक हो सकता है किसी स्टेट में? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। नो वन पर्सन कैन ओवरटर्न द इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट। नो वन। मोदी जी हैज गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। कल वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंडिया इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि दे विल दिस थिंग। डॉलर मुसलसल महंगे से महंगा होता जा रहा है और रुपए की इस बेकदरी का असर भी तो गैर गरीब पर ही पड़ेगा। कुछ हफ्तों से हम भी इस बात पे बहुत परेशान हैं कि रुपए के कदर में तकरीबन रोजाना गिरावट आ रही है। और अब आप ये देखिए कि आज तो 200 रुपए के लेवल पे भी गिर चुका है। हमारे रिजर्व्स में 5 अरब डॉलर की कमी आई थी, जो शायद तारीख का सबसे ज्यादा गिरावट है एक महीने में। और ये पिछली हुकूमत के दौर में ज्यादातर उसके नतीजा यही था। और हमारा तजारती खसारा पहले 9 महीने में 13 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल के महीने में क्या हुआ है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किए हैं, मगर अप्रैल के महीने में 1 अरब डॉलर की और गिरावट हुई है। यानी कि हम डेफिसिट में फिर से रहे हैं, अप्रैल में कुछ कम। सही। इन हालात में आपके पास रिजर्व्स इस हद तक कम हो चुके हैं कि मुश्किल से 1.5-2 महीने के रिजर्व्स हैं आपके पास दरामदात के लिए। अगर हम 10 रुपये खर्च करते हैं ना, तो उसमें से 8 रुपये हम तेल के देते हैं, तो ये बाकी 2 रुपये हैं जो इसमें आप दवाइयाँ आप नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आप छोड़ सकते जो आपने वाकई मंगानी ही मंगानी है। ऑयल मंगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जनरेटर्स हैं और आपके जब एक्सकेवेशन मशीन है, ये मंगानी पड़ती है, वो छोड़ दें। ये बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन जिस चीज़ पर गौर नहीं करते हमारे
2018 से लेके अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए दिए। आपको चीन ने कितने दिए? 3 अरब। आपको सऊदी अरब ने मिला के कितने दिए? 10 अरब। आपको यूएई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितने दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपके वोटर नहीं है। आप उनको आज दें, 145 अरब दिए उन्होंने। ये चू चू करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। हमने ये बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। भाई मसला क्या है? वहां उनको छेड़ रहे हो तुम लोग। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो। उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कितने दिनों में ये बंद होगा, कितने उसके एलसी की सूरत हाल बनेगी, और क्या आपको चाइना के ऑर्डर जो आते हैं आप स्विचेस बंद कर देंगे? आपकी कहां पर आप खराबी हुई है? आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करके आपने बाहर की चीजों को आपने मंगवाना शुरू किया, उससे आपका सारा का सारा आपका बिल बढ़ता है। आपने फर्नीचर, आप कहेंगे ये तो जरूरत है, ये तो लग्जरी आइटम नहीं है। वो कहां से आता है? चीन से। पहले होता था गुजरात में बनता था, पहले आता था चंडीगढ़ में। भी लगी है पाबंदी जी। लग्जरी में बनेगा, आप वो तो लिस्ट आएगी तो पता चलेगा लग्जरी किसको समझते हैं। वो कहेंगे बेड तो लग्जरी नहीं है, फिर कहेंगे जी फर्नीचर की जहां दुकान ही कोई नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये आटे में नमक। अच्छा, फिर आप सुने, कल आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो थे, ठीक है, आपके वो सारे जितने भी आपके रोज रोज मकान, आपका बिजली की तारें जो हैं, ये वो जितने आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। और किसने तबाह की? पाकिस्तान को ट्रेडर्स हब किसने बनाया? शरीफ फैमिली ने। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेडर्स बैंक को बंद किया। आम आदमी को, ट्रेडर्स को कहा जाओ तुम खरीदो, क्या जरूरत है यहां फैक्ट्री लगाने की? तुम चीन मान जाओ, तुम जो, आपको पता है कि जो कंपनी आई हैं टोयोटा, ये जो अपना सबसे पहले खुली थी, यहां पर सुजुकी कार बनी थी। सुजुकी कार के साथ यह वायदा हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर स्पेयर पार्ट्स बनाने हैं। हर साल उनको रिलैक्सेशन दी गई। वो जाके कोरिया से खरीदते हैं और वह जाके बल्क में ले आते हैं। आप अभी जापान जाए ना, आपको जापान में कोई बड़ी फैक्ट्री नजर नहीं आएगी। हर घर में एक छोटा सा कमरा होता है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई बुश बना रहा है, कोई और चीज़ें बना रहा है। वो क्वालिटी मेंटेन करके वो जाके टोयोटा को बेच आते हैं, वो जाके जिस कंपनी के बनते हैं वो बेच आते हैं। पूरी कॉटेज इंडस्ट्री, हर घर के अंदर बंदा बैठा हुआ, बीवी भी बैठी, बच्चे भी बैठे, सारे लोग ना बाहर निकलते हैं, करते हैं। आपने जहाँ को कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्टे, ये इसने आके अपना शुरू किया था, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद ने, कि बनाओ। शुरू में जब इमरान खान आया, आपको पता है पाकिस्तान में शोर कितना मच गया था? ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट खड़े हो गए थे, रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई उससे पाबंदी लगवाओ। तो लिहाजा हमारी जो नई हुकूमत थी, हमसे तो उम्मीदें ये थी कि माशाल्लाह, चूंकि पहले भी हुकूमत को चलाया है और इनको एक लिहाज से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, तो मुनासिब इक़दामात फ़ौरन से फ़ौरन लिए जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसकी वजह से परेशानी में इजाफा है। और ये देखिए कि IMF से जो बातचीत का सिलसिला है, वाशिंगटन जब पहली हमारी टीम गई थी इस हुकूमत की, तो उस वक्त जब वो वापस आए तो बड़ा पॉजिटिव सा एक फीलिंग थी कि या इस हद तक कि ये प्रोग्राम 1 साल और के लिए बढ़ाया जाएगा, $2 अरब इसमें इजाफा होगा। मगर उसके बाद कुछ हालात ख़राब होते गए हैं और लग ये रहा है कि IMF के जो शरायत हैं प्रोग्राम को, जिस पे एग्रीमेंट पिछली हुकूमत ने किया था, वो कह रहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करें। और हमारी नई हुकूमत को कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए भी आप देखें मार्केट में अनसर्टनिटी पीक पे है और रुपए के कदर में तेजी से गिरावट आ रही। आपके पास 8 करोड़ मोबाइल हैं, 8 करोड़ मोबाइल पे भी लग गया बैन। लग गया ना, नए आने बंद हो गए ना। 8 करोड़ मोबाइल, 5 करोड़ आपके वोटर, ठीक है, 8 करोड़ कुछ मोबाइल हैं। इन 8 करोड़ों को रिपेयर कौन करेगा? ये बंद हो जाएंगे। एसेंशियल बने ना, जरूरी आइटम बन गई ना, कि नहीं बनी? ठीक, उसके बाद होगा क्या? पर्सनल पैकेजेस शुरू हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है RSS की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जहाँ से
भारत के बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आरएसएस जिसको कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी है या फिर हिंदूवादी है, दरअसल ऐसा नहीं है, वो कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन है। नो डाउट हिंदुओं का एक ग्रुप है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं किया जाता कि आपको इसको पूजना चाहिए, इसको नहीं पूजना चाहिए। कभी भी आरएसएस उस बात पर पिच नहीं करता। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कभी भी आरएसएस आप अगर जाओगे तो किसी भी टाइप की बात नहीं होगी कि किस पंथ को, किस समुदाय को आपको फॉलो करना चाहिए। बस उनका एक बेसिक चीज़ होती है कि भारत माता का एक पोर्ट्रे होता है, एक फ़ोटो होता है, और हमें बस उसी कल्चर के आसपास हमें घूमना होता है। और वो क्या कहते हैं कि जिस देश में आप रहते हो उसको, मतलब कि उसकी आपको एक अलग से फीलिंग होनी चाहिए। जिस देश में, जिस ज़मीन पर आप रहते हो, वहाँ पर आपको एक अलग लगाव होना चाहिए। और इसीलिए जैसे यहाँ पर गौरव आर्य कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि किसी देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं होती, वहाँ पर होता है भारत माता का फ़ोटो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्या सोच क्या रहे हैं खास करके नरेंद्र मोदी साहब, जो कि और बीजेपी का माइंडसेट अगर हमें बताएं तो वे दे वांट टू टेक इंडिया, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसका आंसर जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है चीमा साहब। मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं हमारी इस मामले में बात हुई कि नहीं। अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शंस में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप India. For them, India is not just a piece of land. For them, जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूँ, एक नहीं 50 फंक्शंस एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूँ। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड। दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूं। इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर, बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है, ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं, सब लोग विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, एक एक घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका थारपारकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट, तो उस टाइप का है वहां पे डेजर्ट एरिया। तो वहां पे बहुत ज्यादा, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ नेचुरल फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ चीमा साहब, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये उड़ी उड़ी पुरानी किताबों की बातें कर रहा हूँ। ये बात सच है और ये सरकार ऐसे ही चलती है, ये मोदी जी की। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं संस्कृत में, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, किस तरीके से करना है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग डिप्लोमेसी में। जैसे कि किसी को अगर आपको वैक्सीन देनी है तो आप उसके पास पहुंच गए। श्रीलंका को आप हमारे टर्म्स और चाइनीज के टर्म्स जरा कंपेयर, चाइनीज के टर्म्स तो खैर आज तक किसी को पता ही नहीं लगे क्या है चाइनीज के टर्म्स, लेकिन जो हमने पैसा दिया श्रीलंका को, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एमईए की वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा छोटा मोटा।
मैं तो गया नहीं, बट आप देख लीजिएगा, दिल बी वेरी वेरी इजी टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स। हम ज्यादा नहीं कर सकते, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, बट वी आर फार मोर ह्यूमन, वी आर फार मोर कंसिडरेट। हमने जमीन नहीं लेनी, हमने हनुमान टोटा पोर्ट नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। हम चला लेंगे छोटा मोटा पोर्ट, हमें नहीं चाहिए किसी काम दूसरे की जमीन। तो ये सब चीजें, दिस इज वेयर इंडिया सीज इटसेल्फ। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ मेजर एक्सपोर्टर, as a major exporter. India sees itself as a world leader, and finally India sees itself in the next few decades as a global superpower. It sees itself as a global superpower. ऐसा नहीं कि छोटा मुल्क है उसको रौंद के चले गए, ये हमारा इतिहास नहीं रहा है, and we are not keen to do it, we have not done it, we don't want to do it. नेचर ऐसा नहीं है लोगों का यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली पीस लविंग लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं है कि किसी चढ़ दौड़े अननेसेसरली। तो दिस इज हाउ आई सी इंडिया इन द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, एंड ये कर भी लेंगे। मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, अगर आप 2 मिनट का और वक्त दे दें। चीमा साहब, ऐसा है ना कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मैसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन, ये सब एक चाइनीज का एक बिजनेस मॉडल है, जो कि आपने पता नहीं पाकिस्तान में ऐड चलती हैं, इंडिया में तो चलती हैं, आप पाकिस्तान में पता नहीं 2 व्हीलर की ऐड देखिए, वो बोलेगा 90 किलोमीटर्स पर लीटर और नीचे लिखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस। आप पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा, इंडिया में अंडर टेस्ट कंडीशंस, वो चुपचाप से कैवियट दे देता है एस्ट्रिक्स मार के ना, अंडर टेस्ट कंडीशंस। यानी कि हमने लैब में स्कूटर चलाया, तो लैब में स्कूटर जो चलाया इसने हमें 90 किलोमीटर पर लीटर दिया, 70 किलोमीटर पर लीटर दिया, ये हमने लैब में चलाया। लेकिन वो जो 90 देता है ना लैब में, वो ग्राउंड पे नहीं देता, वो ग्राउंड पे 70 ही देगा, 60 देगा वो, पर उन्होंने लिखने को लिख दिया जी 90 देता है। तो ये सब अंडर टेस्ट कंडीशंस की बात है। इंडिया की जो भी इकोनॉमी है, इट इज 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। बाहर की फोर्सेस हैं, करती हैं, ओपन मार्केट है हमारा। चाइना का तो नहीं है ओपन मार्केट। आप एक ईमेल, आपकी चाइना में कॉन्टैक्ट है चीमा साहब, आप एक ईमेल भेजिए शायद चाइना, उसके अंदर फ्रीडम लिखिए एक लाइन में, डेमोक्रेसी लिखिए, टाइनमेन स्क्वायर लिखिए, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। आप कोशिश करिएगा, 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी आपकी ईमेल ब्लैक करके, पूरा ब्लैक आउट करके आपकी। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, द वेदर इज वेरी गुड एंड टुडे इन इस्लामाबाद वी स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी। वो वहां पे उनके सर्वर पागल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी, हमारे अंदर कुछ लोगों में बीमारी फैला रहे हैं यहाँ पे। दे विल ब्लॉक योर ईमेल। तो ऐसा है, वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है। बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब। अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ, या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मिरेकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंब, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी हैं, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। चले, इट्स गुड। ऑब्वियसली इफ वन हैज दिस बिलीफ कि शेयरिंग करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए, तो ये अच्छा है। वैसे तो चाइनीज भी यही कहते हैं, शेयर्ड ग्रोथ, लेकिन जाहिर बात है चाइना का जो मॉडल है वो पॉलिटिकल और है, और वो सारा उनकी और चीज़। और आपकी बिल्कुल बात सही है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है उसमें जाहिर बात है आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया हो, आपने सिस्टम को छोड़ा हुआ है एज इट गोज। जिस तरह सोसाइटी अपने आप को शेप करे, डेमोक्रेसी शेप करे, मीडिया शेप करे, तो ऑब्वियसली दैट वो है, नजर आ रहा है।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखो तो इंडिया और चाइना की कंपटीशन खुलकर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी कंट्री के ऊपर एयरबेस बनाना हो, चाहे वहाँ पर जो डिफेंस वाली जो एक सिचुएशन होती है वो बनाना हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर पहला एज नो डाउट चाइना को था, क्योंकि वो श्रीलंका में घुस गया, वो यहाँ पर बांग्लादेश में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा इसराइल के आसपास उसने घुसने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन इतना तेज़ी से कैचअप कर रहा है इंडिया कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ पर चाइना जाकर बैठा है उसके आसपास हमने हर जगह पर एक चेक पॉइंट बिठा दिया है। मतलब हमने भी वहाँ पर जगह ले ली है दूसरे कंट्रीज से, और नो डाउट जो भी उस कंट्री को हमको देना पड़ा होगा हमने किया होगा, मतलब उसी हिसाब से तो रिलेशन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है वो चाइना को लग रहा है कि एक तो जो उनका यहाँ मास मैन्युफैक्चरिंग होता था, नो डाउट आज भी चाइना के अंदर मास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो इंडिया कब्जा कर चुका है। और आने वाले दिनों में चाइना को यही डर है कि हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिचुएशन है वो पूरा इंडिया खींच के ले जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आया है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेदा उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे। सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनीज वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी भाई मानते हैं उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पर 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे। भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि do they want to align their economy, business interests and supply chains with India, or they want to align their economy, business, supply chains and business interests with a hostile China? ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है।
तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। उस पर भी आएंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डिलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा FRA वायलेशंस का केस है उन पे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट बड़े हम करें, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक्त था पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जांपल हरकतुल जहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी। फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं। और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कह जी ये जहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2001 से लेके 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिसट्रस्ट थे ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिसट्रस्ट रहेंगे लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिसट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चीवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये है ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना। दे आर लूजिंग $10 बिलियन और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक इस पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेसवे निकालना चाह रहे थे। अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय।
उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखिए, टच वुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे, ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक वेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दीजिए काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बनके तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब, मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है, बट ये काफी लोगों को झटका लगा था, भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक वेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई। शेरबाद और देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक वेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना। मैंने कहा ना, दो पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उनपे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा, इस्लामिस्ट को। और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंड ओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारी कश्मीर पॉलिसी चेंज हुई, मतलब पहले हमने सब कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करके हमने कश्मीर का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और जो कश्मीर के अंदर हमारा काम हुआ, और हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को ये समझाने में सफल हुए कि भाई देखिए, आप जिसको बेस बनाकर इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो कोई बचाने आपको नहीं आएगा, ना ही डेवलपमेंट में आपके साथ वो खड़ा होगा। अगर मार पड़ी तो ना ही वो आपको, मतलब आपको 2 डंडे पड़ेंगे तो 1 डंडा वो खाने आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा है। और ये सारी चीज़ें, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज़ हो, ये सारे भी आपको बचाने नहीं आएंगे। और वहाँ की जनता को ये मालूम पड़ा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई ठीक है, और उसके बाद इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर पैसा पंप किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डेवलपमेंट की यहाँ पर देखने को मिला, थिएटर्स नहीं थे, थिएटर्स खुलते हुए दिखे आपको। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हो रही थी कश्मीर के अंदर, और यही कश्मीर की जनता देखना चाहती थी। पिछले कई सालों से पत्थरबाजी बंद है, और यहाँ पर ये चीज़ें पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर।
और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि हम यहाँ पे इससे बेहतर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया जो है उसको कहीं डेमोक्रेसी के बारे में किसी से पूछने या सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो है वो 30 के लगभग रियासतों में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में कोई रास्ता नज़र आ रहा है? मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे बात नहीं की, इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं मोदी साहब की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की कामयाब हो रही है, लोगों को एंगेज करने की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है? और जो इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतना कुछ नहीं हुआ, क्या ये मैनेज किया गया है? आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? और क्या कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चैनल खुल सकता है, जिसमें अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह सकती है कि हमें अगली दफ़ा जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान में, जो 2023 के इलेक्शनों के बाद होगी, उससे बात करनी है? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो कह रहे हैं हम अगली हुकूमत से बात करेंगे, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है डेवलपमेंट की? और 3 साल बाद, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि तनकीद कर रहे हैं आपके 3 साल बाद आना और लोगों को राइट्स भी देना, और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहाँ तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी, या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था, उस सिलसिले को जो है उन्होंने मुनक़ते किया। तो ये स्ट्रेटजी तो इस हद तक कामयाब रही है, चूँकि आपको मैं वही कह रहा था कि आप इस दौरे से ज़्यादा है, अगर पाकिस्तान का प्रेस उठा के देखें तो उसमें रद्द-ए-अमल की कहानी ज़्यादा है। अब वो रद्द-ए-अमल क्या है कि आज़ाद कश्मीर में ऑफिशियली यूम स्याह बनाया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये यूम स्याह जो है ये बनाने की क्या जस्टिफिकेशन है? और यही काम गुज़श्ता 30-35 सालों से हो रहा है कि जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं उनको अपना हाल नज़र नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर जो है एक दिन पहले मुंतखब हुआ, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को टॉपल डाउन करके, अदम अतमार करके, तो पहला काम ही उसने किया कि यूम स्याह है जी आज हिंदुस्तान के खिलाफ। अब जहाँ पे इस तरह के लोग आप मुंतखब करते हैं जिनका रोल जो है, जिनको अपने इर्द गिर्द जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ हमारी ज़रूरियात क्या हैं, यहाँ पे हम किस हद तक जो है वो गुर्बत और पसमानदगी और बदहाली का शिकार हैं, यहाँ पे किस हद तक जो है वो लूट खसूट हो रही है, यहाँ पे किस हद तक जो है वो लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। तो हम इसमें बेहतरी के बजाय वो जनाब मोदी साहब दौरा कर रहे हैं जम्मू का, और उन्होंने यहाँ पे पूरा दिन जो है वो शहर को बंद करके तो हड़तालें कर रहे हैं और यूम स्याह बना रहे हैं। तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, या मार दाड़ हो रही है, या वायलेंस है, या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूम स्याह के नाम पे, कभी यूम सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेरे एहतमाम, वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया, और वहाँ के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, तो वहाँ पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फ़ायदा क्या है?
जिसके नतीजे में आप यूं समझ लेंगे एक डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया, और जिसकी वजह से वहाँ सूरत हाल में बेहतरी आई। क्योंकि 2019 के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा कोई मौजजाना काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वहाँ लोग खुश हो गए या पैसिव हो गए। अगर वहाँ पे लोग एहतजाज नहीं कर रहे, जुलूस नहीं निकाल रहे या बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं आ रहा है, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस तरफ के रोल की वजह से, कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे किया अदा किया, उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज्यादती की गई, और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ अपनाई हैं। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, फलां किया। ये तो खैर आपको पता है यहाँ पे जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, एक दूसरे के जो है वो मुहब्बे वतनी पे और एक दूसरे पे के यहाँ तक के ईमान पर जो है वो एतराज़ उठाने की और इस तरह की। लेकिन इसमें कुछ हकायक भी हैं, चूँकि जो कुछ इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में असम्बली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज़्यादा नरम ज़ुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है, और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। आल्दो के मोदी साहब का दौरा जो है उस हवाले से, जैसा कि मैंने कहा कि रद्द अमल में बहुत सारे वहाँ पे दुकानें भी बंद थी, कुछ सड़कें भी वीरान थी, वो जो चीज़ें आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख ली। लेकिन नटशल में ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही है, चूँकि उन्होंने जो ये डिवीज़न और डिस्कनेक्ट क्रिएट किया है दोनों तरफ के, और अब कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है।